Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Sir, can you repeat amine inversion? So we will continue from last lecture जहां पर हमने डिस्कशन किया था एमाइन इन्वर्जन. ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है और ये याद रखना कि ये जो एमाइन इन्वर्जन कॉन्सेप्ट है, नाम से ही पता चल रहा है कि वी विल यूज ओनली फॉर एमाइंस और कहीं नहीं सोचना है. ठीक है, पहले तो एमाइन इन्वर्जन क्या है वो डिस्कस करेंगे एंड देन हाउ दिस एमाइन इन्वर्जन अफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ, उस पे डिस्कशन आएगा. ठीक है, तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दिया था कि एक नाइट्रोजन है और मैंने यहाँ पर 3 ऐसे ग्रुप एल्काइल ग्रुप कनेक्ट कर दिए. ठीक है, ये पिरामिडल शेप वाला था. पिरामिडल शेप, और उसके बाद इसका फ्लिप किया हुआ फॉर्म जिसको आप इन्वर्टेड बोल रहे हो, ये राइट. तो एज आई, ये भी पिरामिडल ही है. तो एज आई टोल्ड यू कि मैंने मान लीजिए ऐसा पिरामिड बनाया, तो कोई बोल सकता है कि ये भी पॉसिबल है. तो एक्चुअली दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और ये इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एमाइन इन्वर्जन. ठीक है, अभी इसका जो घरेलू एग्जाम्पल है वो भी मैंने दिया कि आप अम्ब्रेला अगर देखते हैं, ठीक है, ये स्टेट में अम्ब्रेला आप यूज करते हैं, बट अगर हवा आई बाहर से, एनर्जी मिला, तो ऐसा भी हो सकता है कि अम्ब्रेला इस स्टेट में चला जाए. अब आप विजुअलाइज करो, यहाँ से यहाँ जब तुम सोच रहे हो, एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसी डंडी के ऊपर ये अम्ब्रेला का जो ये वाला पार्ट है, वो तुम्हें ऐसा समझ में आएगा. हो सकता है दिखाई ना दे, लेकिन जब तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यानी कि ये पार्ट जब इसमें कन्वर्ट हुआ, तो एक स्टेज आई होगी जब ये पार्ट ऐसा सीधा सीधा हो गया होगा, जिसको आप बोल सकते हैं कि इन वन प्लेन. यानी एक स्टेज ऐसी आएगी जब तीनों ग्रुप्स जो नाइट्रोजन के साथ है वो एक प्लेन में नजर आएंगे, फिर वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लिप कर जाएगा. तो ये जो फ्लिप है, ये वाया ये प्लेनर फॉर्म जाता है, और यहां से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये प्रोसेस, या मैं बोलूं कोई भी प्रोसेस तुम्हें कराना है, देन यू हैव टू सप्लाई एनर्जी. जैसे अम्ब्रेला वाले में हवा आया, तो हवा मीन्स एनर्जी आपकी सप्लाई. तो इसीलिए जो ग्राफ आप बनाते हो ना, कि मान लीजिए कि आपने ये एनर्जी एक लेवल ले लिया जिसको आपने बोला पिरामिड, फिर आपने इसको एनर्जी दिया, तो ये फ्लिप करने के लिए प्लेनर बना और प्लेनर से वापस पिरामिड आ गया. ये हो गया यहाँ पिरामिड फिर से, राइट. यानी कि अगर आपको ये फ्लिप कराना है, ये इन्वर्जन कराना है, देन यू हैव टू सप्लाई दिस मच एनर्जी, and this energy is available in the atmosphere for amines. That is why this concept of inversion we study in amine. इसको मैं लिख देता हूँ, ये इन्वर्जन है यहाँ पर. ये, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, केवल फ्लिप करने वाली चीज को हम इन्वर्जन वर्ड में डाल देते हैं, एमाइन इन्वर्जन. इसको आप कॉपी कर लो, और जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको अम्ब्रेला वाले एग्जांपल से रिलेट करना, तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि फ्लिप होने का मतलब क्या होता है यहाँ. Any confusion here?
रितेश कह रहा ग्राफ एक बार बता दे। ग्राफ देखो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, कोई भी प्रोसेस तुम्हें करानी है, कि प्रोसेस है समझ लो। यहाँ भी पिरामिडल है, इन्वर्ट होने के बाद पिरामिड है, ठीक है। एक प्रोसेस कराने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, तो तुमको एक पिरामिड से दूसरे पिरामिड फ्लिप कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ी। तो ये ग्राफ उसी को इंडिकेट करता है कि जब तुमने एनर्जी दिया तो वो जो ग्रुप्स थे वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू हुए। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब इस नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड्स एक ही प्लेन में आ गए और फिर दूसरी तरफ वो फ्लिप हो गए। तो यहां से यहां इसको कराने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती, तो हर एक प्रोसेस का ग्राफ ही यही होगा। अभी आपको जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे ना फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वो एनर्जी डायग्राम्स बनवाएंगे इसी तरह के। तो एवरी प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, इसको एनर्जी बैरियर कहते हैं। अगर तुम ये एनर्जी नहीं सप्लाई करोगे ना तो प्रोसेस होगा ही नहीं। हाँ, देर आर प्रोसेसेस जिनकी एनर्जी सिस्टम को जितनी चाहिए होती है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है। इसीलिए क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होते रहते हैं, और उन्हीं में से ये एग्जांपल है एमाइन इन्वर्जन का। सबने कॉपी कर लिया जो भी करना है आपको? गाइस कोई कंफ्यूजन हो तो माइक यूज करिए। सर बोले बेटा। सर वो ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट उसको क्या लिखा है आपने? ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट ये एमाइन इन्वर्जन लिखा है। नहीं सर, ग्राफ वो जो नीचे ग्राफ है ना। ये एनर्जी बैरियर, मैंने बोला एवरी प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी उसको तो प्रोसेस हो नहीं पाएगा। ओके सर, थैंक यू। Should I remove this page? Okay, guys. Now, how this amine inversion is related to basic strength. अभी तो हमने केवल कॉन्सेप्ट देखा कि एमाइन इन्वर्जन क्या होता है। अब हाउ दिस एमाइन इन्वर्जन कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रेंथ, एक बार मैं बताऊंगा, आप अच्छे से इसको देख लो। उसके बाद जिन बच्चों को इसको कंफ्यूजन हो जाएगा उनको मैं बोलूंगा एक स्टेटमेंट रट लेने के लिए, क्योंकि एक लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए इसको यूज किया जाएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। एग्जाम्पल यही वाला वापस ले लेता हूँ, ये, या मैं इसको ऐसा हटा देता हूँ, केवल बॉन्ड्स दिखा देता हूँ। एक मिनट, इसको रिमूव करने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। हाँ, ये एक एबाइन मैंने चूज किया, ठीक। अब ये यहाँ पर H+ है। एक छोटी सी चीज ये रहती है, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि आप सिग्नल पे गए और भिखारी आपसे पैसा मांगने के लिए आ रहा है, और अगर भिखारी को पैसा मिल गया तो वो क्लेम करेगा कि आप रिच हो। और अगर भिखारी को पैसा नहीं मिल पाया, आपने नहीं दिया या आपके पास नहीं है, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा आपके बारे में? तो वो एक जो ड्रॉ करेगा कंक्लूजन वो ये कि आप रिच नहीं हो। क्या ये पॉइंट समझ में आया? छोटी सी चीज है ये। इज इट क्लियर?
कोई भी चीज है, चोर चोरी करने के लिए आएगा, आपके पैसे लूटने के लिए आएगा, उसको पैसा नहीं मिला तो एक ही चीज बोलेगा कि आप अमीर नहीं हो। क्या इतनी पॉइंट समझ में आई? ये कॉमन सेंस वाली बात बताई मैंने आपको। इज इट क्लियर? बोलो तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो फिर आप एंड में पूछोगे मुझसे कुछ तो सर हाँ हाँ, तो आप बोलते रहिए बेटा, क्योंकि एंड में फिर बोलोगे तो ये सब एग्जांपल्स मैं नहीं दे पाऊंगा। दीज आर द चीप एग्जांपल्स, बट यही एग्जांपल्स जो एग्जाम हॉल में तुम्हें स्ट्राइक करेंगे कि अच्छा टीचर ने वो चीज बताई थी, वो यहाँ पर हिट हो रही है। तो मैंने सिंपल सी चीज बताई यहाँ पर आपको। अब आप इसको सोचो, H प्लस इज लाइक अ भिखारी, और ये जो N है जिसके पास लोन पेयर है वो रिच पर्सन है, आप ऐसा मानकर चल रहे हो। अब H प्लस इस लोन पेयर के साथ इंटरैक्ट करना चाहता है। अगर ये इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा हो रही है, तो H प्लस इस एमाइन के बारे में क्या बोलेगा कि दिस एमाइन इज मोर बेसिक। अगर ये इंटरेक्शन कम हो जाए समहाउ किसी भी रीजन से, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा कि दिस एमाइन इज लेस बेसिक। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर Yes, sir. हाँ। अब आप ऐसे सोचो कि जैसे ही H प्लस इस एमाइन पर अटैक करने के लिए आ रहा था, उसी टाइम पर अचानक से ये फ्लिप कर गया। यानी कि जैसे H प्लस मान लीजिए इस तरफ नाइट्रोजन के लिए अटैक करने के लिए आ रहा, और उसी टाइम पर ये फ्लिप कर गया, ये इन्वर्ट हो गया, तो अटैक इजी हो जाएगा या डिफिकल्ट हो गया? Difficult. डिफिकल्ट आप इसको, मैं घरेलू दूसरा एग्जांपल, कि आपको कोई थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है, सिंस आपकी गर्दन थोड़ी फ्री है, इधर उधर मूव कर सकती है, और कोई थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है, आपने तुरंत गर्दन घुमा दी, तो आप पर उसका अटैक वो डिफिकल्ट हो गया। ऐसे आप सोचो। तो जैसे ही आपने बोला इंटरेक्शन कम हो गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ एमाइन के लिए हम क्या बोलेंगे? लेस लेस बेसिक। सिंपल। तो कौन है रिस्पॉन्सिबल इस डिक्रीज्ड बेसिक स्ट्रेंथ के लिए? माइन इन्वर्जन Mine inversion. यस। अब तुमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि किसी की गर्दन में कुछ दर्द ऐसा हो गया कि वो स्टिफ हो गई, वो घूम नहीं पा रही है, और कोई थप्पड़ मारने के लिए अब आ रहा है, सिंस वो गर्दन घुमा नहीं पा रहा है, अटैक इजी हो गया, पीट दिया उसने। अब उसी सिचुएशन में ना एमाइन को रखते हैं, तुमने एमाइन को ग्रुप्स को ही बांध दिया ऐसे, जो ग्रुप्स थे तुमने उन ग्रुप्स को बांध दिया। अब ये फ्री नहीं है ग्रुप्स, ये ग्रुप्स फ्री नहीं है, फ्लिप नहीं कर सकते। यानी अब अगर H प्लस अटैक करने के लिए आएगा तो अटैक इजी हो जाएगा, एंड इफ अटैक इज इजी देन वी कैन से यस रिलेटिवली द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन विल बी ग्रेटर। क्या ये समझ में आया पॉइंट? Yes, sir. और ये जब तुम अपने नोट्स में अभी लिखना ना, तो अपनी ही स्टाइल में, अपने लोकल लैंग्वेज में, अपने घरेलू एग्जाम्पल के वे में लिखेगा, क्योंकि बुक में अगर कभी ये कॉन्सेप्ट दिखेगा ना, तो उसमें ये सब समझाया नहीं जाता है, उसमें सीधे सीधे लिखा होगा ड्यू टू एमाइन इन्वर्जन बेसिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीज्ड, बस इतना सा लिखा होगा, एंड दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसलिए ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, पिटाई वाले, भिखारी और सिग्नल वाले, ये बहुत काम आते हैं। ये आपको जब एग्जाम हॉल में आप रिकॉल करने को ट्राई करोगे ना, तो आराम से आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ बेसिक स्ट्रेंथ और एमाइन इन्वर्जन कैसे आपस में रिलेटेड है। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। बस छोटी सी चीज है, मोर इंटरेक्शन ऑफ H प्लस विद एमाइन देन मोर बेसिक, बट एमाइन इन्वर्जन से वो इंटरेक्शन क्या हो जाता है, गेट्स रिड्यूस। वो इंटरेक्शन रिड्यूस होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। कॉपी कर लेना तो बताना मुझे। हाँ,
Have you written everything? Should I remove this page? Yes, sir. Okay. Guys, अब उनके लिए जिन्हें थोड़ा बहुत कम समझ में आया वो स्टेटमेंट ये वाला ये रट लें। क्या स्टेटमेंट है? ड्यू टू amine inversion, basic strength gets reduced. ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेना। ये जो हमने अभी डिस्कशन किया वही है, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, एक और बात प्लीज नोट, ये जितनी चीजें हम कर रहे हैं ना, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। एक्स्ट्रा का मतलब सब एडवांस लेवल के लिए। वो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड वी चेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्पर्जन वाया इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस फर्स्ट वी चेक रेजोनेंस एंड ऑल, वो सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। उसके ऊपर हमने जो चीजें पढ़ी हुई है, चाहे वो एमाइडीन वाला डिस्कशन हो या फिर जो हमने स्टेरिक वाला जो SIP और SIR पढ़ा था, या फिर ये जो एमाइन इन्वर्जन है, दीज आर द एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स, और वो लिमिटेड एग्जांपल्स के लिए। इसलिए नोट्स में अच्छे से बनाकर रखिए वो सब चीजें, जहां पर दिए हैं, जिन कंपाउंड्स के लिए दिए हैं, बस वहीं पर यूज करना है। उसके अलावा एवरी टाइम यू हैव टू थिंक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज करके ये आंसर निकालना है। ठीक है, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है, कई बार जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर बच्चे इसको लेके कंफ्यूजन में क्या आ जाते हैं, वो लोग इसमें लेस और मोर पे आंसर निकालते हैं, जबकि मेरा इसमें डिस्कशन है यस और नो पे। अब ये क्या मैंने बोल दिया? मैं ये बोल रहा हूं कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एमाइन इन्वर्जन will be used for basic strength under the condition of yes or no। याद रखना, ये लेस और मोर पे नहीं है। यानी आप ये नहीं बोलोगे कि इसमें लेस एमाइन इन्वर्जन है, इसमें मोर एमाइन इन्वर्जन है, तो लेस एमाइन इन्वर्जन वाला ज्यादा बेसिक हो गया। रॉन्ग, इसके लिए नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड ओनली इफ वन कंपाउंड सेज यस देयर इज एमाइन इन्वर्जन, वन कंपाउंड सेज नो देयर इज नो एमाइन इन्वर्जन। आर यू गेटिंग दिस स्टेटमेंट? समझ में आया क्या ये? यस सर। Yes, sir. ये वाला कॉन्सेप्ट केवल तभी यूज होगा जब एक एमाइन में आप बोल रहे हो कि यस यहाँ एमाइन इन्वर्जन है, और दूसरे में बोल रहे हो नो यहाँ पर एमाइन इन्वर्जन नहीं है। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि दो कंपाउंड्स दिए और इसमें थोड़ा ज्यादा एमाइन इन्वर्जन और थोड़ा कम है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से आंसर निकलेगा, वही पुराने रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट से। वी विल नॉट यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एमाइन इन्वर्जन। ये सब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड एग्जांपल्स के लिए। और अगर ये सब मैं नहीं भी कर रहा हूं तो पता थोड़ी ना चलने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और क्वेश्चन जब ये इस टाइप का कुछ आएगा तो टीचर कुछ भी आपको बताकर समझा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो नोट्स अच्छे से बनाइए, बहुत अच्छे अच्छे आपके पास नोट्स मिल रहे हैं। हो सकता है एडवांस्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट मैं आपको एक ओलंपियाड का क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको अटेम्प्ट करिए और सोचिए कि कहां पर हम एमाइन इन्वर्जन लगाएं यहाँ पर और किसमें नहीं लगाएं। राइट बेसिक
strength, order. गाइस, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ये जो मैंने ये कंपाउंड्स बनाए ना 3D स्टाइल में, ये एक्चुअली में इस स्टाइल में दिया हो सकता है, जो मैंने आपको पहले भी बनाकर दिया था एक बार, इस स्टाइल में। ये स्टाइल से दिया हो सकता है या ये 3D वाली स्टाइल में दिया हो सकता है। दोनों के लिए सेम ही है, कोई वो डिफिकल्टी अलग से नहीं आएगी। ऐसा, इसके लिए ऐसा बनाकर दे सकता है। तो ऐसा दिया हो, ये सब दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर उसी स्टाइल से निकालना है। अब आप इसमें आंसर निकालिए और राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स क्विक। डन। चल डिस्कशन कर लेते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले तो सबको अटेम्प्ट करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, एटलीस्ट आप कुछ तो सोचो। ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। पहली चीज, ये एमाइन इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स में एमाइन इन्वर्जन नहीं होगा, बता सकते हो क्या? एनीवन? किस किस एग्जांपल्स में एमाइन इन्वर्जन नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में? 2, 3. 2 और 2 और 3. परफेक्ट। तो आप यहाँ लिखेंगे
ये नो एमाइन इन्वर्जन वाला है, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया है कि यस और नो एमाइन इन्वर्जन के लिए बहुत जरूरी है ये पता करना। सो नो एमाइन इन्वर्जन, एंड व्हाट विल यू राइट हियर? एमाइन इन्वर्जन। तो जैसे ही तुमने बोला नो एमाइन इन्वर्जन और एक जगह एमाइन इन्वर्जन लिखा, तो विच वन विल बी लेस बेसिक, एमाइन इन्वर्जन वाला या नो एमाइन इन्वर्जन? Amine inversion वाला। यस, तो इसके लिए हम लिख देंगे लेस बेसिक। तो ये तो आपका लेस या लीस्ट लिख दोगे तो भी अच्छा ही रहेगा, लीस्ट बेसिक हो गया। अब कंपैरिजन इन दोनों के लिए आया। अब since here your answer will not be decided by amine inversion, what is the next factor? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। यस, नाउ वी आर गोइंग टू यूज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना वाया, आप चेक करोगे रेजोनेंस एंड देन इंडक्टिव। बताइए इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या? किसी भी एग्जांपल में लोन पेयर सिंगल डबल है क्या? No. नो। तो आप क्या लिखेंगे इन एग्जांपल्स के लिए? दोनों के लिए लिखेंगे नो रेजोनेंस। देन विच फैक्टर विल डिसाइड आंसर? Inductive। Inductive. यस। अब मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट जो अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स यूज कर लेते हैं और वो गलत आंसर पे पहुंच जाते हैं। व्हाट इज दैट? स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो कंपाउंड है इसके पास दो बेसिक साइट्स हैं, ज्यादा बेसिक साइट, ज्यादा बेसिक। अगर किसी ने ये सोच करके अपना आंसर लिख दिया तो वो इस स्टेटमेंट को लिखे और इसको क्रॉस कर दे। हो सकता है यही ज्यादा बेसिक हो, बट ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। तो क्या पॉइंट है ये कि इट इज नॉट द नंबर ऑफ बेसिक साइट्स, number of basic sites, it is the strength of one site, कोई भी एक साइट, that decides overall basic strength of compound। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? Yes sir। कभी भी गलती से भी ये नहीं बोल देना है कि इसके पास 3 बेसिक साइट्स हैं, 4 बेसिक साइट्स हैं इसलिए ज्यादा बेसिक। रॉन्ग। उनका जो बेस्ट बेसिक साइट होगा दैट विल बी कंपेयर्ड विद द बेसिक साइट ऑफ अदर कंपाउंड फॉर बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। तो इस वाले में दोनों आइडेंटिकल थे, कोई एक आप चूज कर लो। तुमने ये चूज किया यहाँ पर, इसको इसमें ले लेते हैं। नाउ रेजोनेंस दोनों में नहीं हो रहा, इंडक्टिव चेक करते हैं। तो जो ये वाला केस है इसमें सारे के सारे कार्बन 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 और कार्बन यानी एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, और नाइट्रोजन यहाँ लगा तो नाइट्रोजन अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है? विड्रॉइंग ग्रुप। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन की डिक्रीज करा रहा है ये नाइट्रोजन, जबकि इसमें उल्टा बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो विच वन विल बी मोर बेसिक? ये वाला। और किससे पता चला? वो इंडक्टिव से। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया हमने, फंडामेंटल सोचा, केवल एक चीज शुरुआत में कर ली कि डिसाइड कर लिया कि कौन सा केस ऐसा है जिसमें एमाइन इन्वर्जन हो रहा है, ओनली फर्स्ट केस। सो व्हाट विल द फाइनल आंसर? 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। ये फाइनल आंसर है फॉर व्हाट? बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आप बताइए, इसको कॉपी भी कर लीजिए एंड दोस्त जो हैव डाउट्स दे कैन आस्क। Copy this, and if you have any confusion, you ask.
ये इसके ये जो 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं सामने, ये ओलंपियाड में 2-3 बार अलग-अलग स्टाइल से इसको पूछा गया है। एडवांस में आने का चांस है, तो आप इसको अच्छे से करके रखिएगा। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधे-सीधे आंसर टिक कर पाएँगे। चलिए, आयुष इज asking, can you explain 3 and 2 वाला? चलिए, so 3 and 2 में, as I told you, since amine inversion in both the cases we don't find, that is why fundamental concept will give you the answer. Fundamental concept means just check the electron density, resonance first and then inductive. And we have checked that in both the cases lone pair of nitrogen is not in resonance, lone pair single double कहीं पर भी नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे नो रेजोनेंस। सो आंसर कौन डिसाइड करेगा? इंडक्टिव। अब इंडक्टिव के लिए क्या चेक करते हैं कि इस एक साइड के अलावा दूसरी तरफ क्या ग्रुप लगा हुआ है, तो इधर सब एल्काइल ग्रुप है, CH2 CH2 CH2, और एल्काइल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। एंड यहाँ पर क्या है, अनफॉर्चुनेटली इस एंड में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या होता है? इंडक्टिव से विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वो विड्रॉ करेगा, यानी कि ये नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खराब कर रहा है और ये नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खराब कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक भी साइड की चेक करोगे तो डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए हमने लिखा है 3 वाला ग्रेटर देन 2। क्लियर आयुष? किसी को भी डाउट हो आप माइक यूज करिए, दैट विल बी बेटर फॉर मी। आप माइक यूज करिए इफ यू हैव एनी डाउट्स। हाँ, कैन आई रिमूव दिस पेज? ओके गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ। हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ का भी बहुत सारा डिस्कशन किया, हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ का भी बहुत सारा डिस्कशन किया। ठीक है, अब आपका केवल काम क्या है? खूब सारे प्रॉब्लम्स करना। जो भी तुम्हें प्रॉब्लम कहीं पर बहुत अच्छा लगे, जिसका डिस्कशन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग सा हो, नया सा हो, उसको अपने नोट्स में कॉपी कर लेना। तो अब नया पार्ट स्टार्ट होगा। तो मेन हेडिंग अब आप डालिएगा इंटरमीडिएट्स।
intermediates. Guys, एक छोटा सा नोट लिखिएगा। देखिए सिंपल सी चीज ये होती है कि एनी रिएक्शन आप क्या लिखते हो, रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, एरो, देन यू राइट प्रोडक्ट्स, यही तो है। अब होता क्या है, ये तो बाहर से देखने वाले लोगों के लिए, हम या रिकॉल करिए हमने स्टार्टिंग के पार्ट में लिखा था मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, वहां पे क्या बोला था कि रिएक्टेंट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, डिपेंड्स, और फिर प्रोडक्ट्स बताओ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट्स नाउ। अब ये इंटरमीडिएट जो बनते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है वो किस टाइप से ब्रेक हुआ है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन बॉन्ड क्लीवेज, जिसको आप बॉन्ड फिशन भी बोल सकते हो। बॉन्ड ब्रेकिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा नोट लिखिएगा। Most of the reactions take place via most of the reactions take place via intermediates. Most of the reactions take place via intermediates. And the type of intermediate formed depends on bond cleavage. आप लोगों के कुछ 11th स्टैंडर्ड के कुछ एग्जाम्स वगैरह हुए क्या? जो कॉलेजेस के एग्जाम्स हैं आपके, ऐसा कुछ हुआ अभी? सर अभी 20th को है। अच्छा, तो उसमें कुछ आपको क्या क्लासेस वगैरह अलग से चलती हैं कॉलेजेस की? यस हाँ सर। सर। अच्छा, तो उसमें आपको ये क्या इंटरमीडिएट्स वगैरह कुछ पढ़ाया है, ऐसा होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, नो ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़े हैं आपने? नो सर। नो सर। अटेंड करते हो आप लोग? यस सर। ओके, चलिए कोई नहीं। तो मुझे लगा कि शायद वहां पर पढ़ाया गया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट में वहां पर यही पढ़ाते हैं। जीओसी में हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। गाइस देखो, मान लीजिए कि एक बॉन्ड ऐसा दिया हुआ है किसी भी रिएक्टेंट में, और आउट ऑफ 2 electrons, because 2 electrons are shared in a covalent bond, if you break the bond in such a manner that you give one electron to each constituent atom, इसको फिश हुक बोलते हैं इस तरह से। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ना उससे कोई इलेक्ट्रॉन गया, तो इसीलिए दोनों न्यूट्रल रहने वाले। और ये जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं ना, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। सो व्हाट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स आर ऑब्टेन्ड बाय होमोलिटिक ब्रेकिंग? फ्री रेडिकल्स। ना हेटेरोलिटिक का मतलब नाम से पता चलता है, हेटेरो यानी कि आप अनबैलेंस्ड वे में ब्रेकिंग करोगे। सो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन टू वन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम।
And when you give both the electrons to one constituent atom, that means one extra electron will be given to that constituent atom, इसीलिए उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. और दूसरे वाले से तुमने छीन लिया तो उस पे क्या आएगा? प्लस चार्ज. Since in most of the time organic reactions में we deal with organic substrate, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन. So when carbon is having negative charge, को स्पेशल नाम देते हैं कार्बेनायन. और जब भी कार्बन पे प्लस आएगा तो उसको क्या नाम देंगे? कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन. ये दो अलग अलग है. अगर स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना. So we are going to discuss these three main intermediates: free radicals, carbanions, carbocations. ये तीन मेन टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं जिनका डिस्कशन आपको करना है. So first you copy this and then you write one note for homolytic cleavage and one note for heterolytic cleavage. Quick. Have you copied? Yes, sir. Then please write first note. होमोलिटिक क्लीवेज के लिए नोट है ये. Bond breaks in such a manner. Bond breaks in such a manner that each constituent atom gets one electron. Each constituent atom gets one electron. हेट्रोलिटिक के लिए लिखिएगा bond breaks in such a manner that both the shared electrons are given to one of the constituent atoms. Both the shared electrons are given to one of the constituent atoms. चलिए,
So now we will start with free radicals. पहले उसका बेसिक डिस्कशन करेंगे, फिर कार्बोकेटायंस का कार्बन आयंस का बेसिक डिस्कशन, कार्बोकेटायंस का, और फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो डिस्कशन में आएंगे. तो फर्स्ट यू राइट फ्री रेडिकल्स. थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लिखते हैं, एग्जाम्पल्स लिखते हैं, स्ट्रक्चर डील करते हैं, फिर इसी तरह से कार्बन आयन और कार्बोकेटायंस. सो राइट अ स्मॉल नोट हियर. Please write free radicals. Free radicals mostly occur in vapor phase. Free radicals mostly occur in vapor phase. Free radicals mostly occur in vapor phase. Further you write homolytic cleavage, क्योंकि इसी से फ्री रेडिकल बनता है. Homolytic cleavage requires high temperature. High temperature. Or ultraviolet radiations. High temperature or ultraviolet radiations. Free radicals are electrically neutral. Free radicals are electrically neutral. Further you write, free radical contains odd electron and hence paramagnetic. Paramagnetic. Highly unstable and highly reactive. Highly unstable and highly reactive. देखो बहुत सिंपल है, इंटरमीडिएट है तो अनस्टेबल होगा, रिएक्टिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट बना रहा है. पूरा मैं एक बार और आपके लिए रिपीट कर रहा हूं इधर. Free radicals mostly occur in vapor phase. Homolytic cleavage requires high temperature or ultraviolet radiations. Next part tha, free radicals are electrically neutral. Free radicals contain odd electron, hence paramagnetic. Highly unstable, these are highly unstable, highly reactive. Have written everything? Few examples you can write. Methyl free radical. Ethyl free radical. Vinyl free radical.
एलाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। देखिए एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे लिखे, बट जो हमें ज्यादा डिस्कशन करना है जिस चीज को लेकर के, वो है एल्काइल फ्री रेडिकल। ये जो स्टार्टिंग में लिखा है ना, ये इसको आप जनरल मैनर में आर रेडिकल लिख सकते हो, एल्काइल फ्री रेडिकल। तो मेनली हम इसी का डिस्कशन करते हैं, बट ये एग्जाम्पल लिखना जरूरी है कि अगर आ गया तो आपको आइडिया होगा कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। ये एक अलग सा थोड़ा सा है, इसका नाम है डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। Quickly copy all the examples. Done? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आप इसी के कंटिन्यूएशन में स्ट्रक्चर। लेकिन हम लोग मेनली डिस्कशन किसका करेंगे, एल्काइल रेडिकल का। ठीक है, तो अगर जनरल मैनर में भी कहीं रेडिकल लिखा हुआ है तो आप ये मानकर चलना है कि वो एल्काइल रेडिकल की बात कर रहा है, अदरवाइज वो स्पेसिफाई करेगा। सो स्ट्रक्चर, या फिर आप शेप बोल दो, ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल। सो हम लोग एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट कोई भी एक्सेप्शनल वे ना आ जाए उसमें। सो यहाँ पर लिखते हैं CH3 और विद ऑड इलेक्ट्रॉन। सो कैन यू गेस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन? बोलिए। sp2 फैंटास्टिक। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होना चाहिए? linear, sorry, triangular planar. ट्रायगोनल प्लेनर, बिल्कुल सही। सो एक ऑर्बिटल इधर जाएगा, इधर जाएगा, एक इधर और एक, बिकॉज 4 ऑर्बिटल्स होनी चाहिए कार्बन में। सो ये ट्रायगोनल प्लेनर, और एक ऑर्बिटल में क्या आएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन। कैन यू सी? तो इसको, अच्छा, ये थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता है इसके शेप को बिगाड़ने में, तो हम लोग इसको लिखते हैं नियरली प्लेनर। रादर देन राइटिंग एग्जैक्टली प्लेनर, हम लोग लिखते हैं नियरली प्लेनर। तो ये भी आप कॉपी कर लो।
नेक्स्ट लिखिएगा, should I remove this? Yes, sir. Carbon ion. और यहाँ पर एक छोटा सा नोट, सेम मैनर में एज वी डिड फॉर फ्री रेडिकल लिखिएगा, नाम से ही पता चलता है कार्बन आयन है तो नेगेटिव चार्ज वाला होगा, सो प्लीज राइट कार्बन एटम कैरीज नेगेटिव चार्ज। Carbon atom carries negative charge and carries negative charge and has 8 electrons in its valence shell. 8 electrons in its valence shell. 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस शेल में हो जाएंगे तो फिर क्या बोलोगे, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, तो आप लिखिएगा इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। It is diamagnetic in nature. Highly reactive. Highly reactive. हर एक इंटरमीडिएट के नीचे तो हाईली रिएक्टिव लिखना है, और ये सब कुछ पूछने नहीं वाले तुमसे एग्जाम में, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक्चुअली में 11th स्टैंडर्ड के बेसिस पे बताया जाता है, बाकी जेई में इतना वो कुछ पूछते नहीं, लेकिन बेसिक नॉलेज है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका आइडिया होगा तो आप फिर वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो जिन पे हम करेंगे क्वेश्चंस आगे, वो सब आप कर पाओगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स लेकिन आपको मालूम होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे कभी नहीं पूछता। फर्दर लिखिएगा, इट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, it is capable of donating electron pair it is capable of donating electron pair, so it can act as a nucleophile. Capable of donating electron pair, so it can act as nucleophile, और nucleophile का मीनिंग लुईस बेस एक्चुअली, ये दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके पास भी लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस आप उसको बोल सकते हैं। So many examples. CS3 minus, you can write methyl carbon ion, C2H5 ethyl carbon ion, CH2 double bond CH, this is vinyl carbon ion, CH2 double bond CH, CH2, this is allyl carbon ion। सब में मैंने देखो एक जैसे ही नाम लिखे हैं सो दैट आपको ये नाम भी याद हो जाए, बेंजाइल कार्बन आयन, इन दोनों का ही हम मेन डिस्कशन करेंगे। इन दोनों का मतलब है कि जनरल मैनर में आप बोल रहे हो एल्काइल कार्बन आयन,
ठीक है, ये एग्जांपल्स कॉपी कर लो एंड देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल कार्बन आयन. Should I remove this? Yes, sir. Now structure. Basics example लेते हैं. Now, can you guess the hybridization of the carbon? बोलिए. sp3. sp. इसका मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल. आप 3 जगह तो तुमने हाइड्रोजन इस पे डाल दिया और एक में क्या रख दोगे? लोन पे. Lone pair. लोन पे. तो जब तुम शेप डिसाइड करोगे तो शेप के लिए तो केवल एटम्स चेक करोगे. तो व्हाट टाइप ऑफ शेप आर यू गेटिंग हियर? ट्रायंगुलर पिरामिड. Right. पिरामिडल. ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो. Done? Yes. Yes, sir. Now you write carbocation. Write a small note. Carbon atom carries a positive charge.
Carbon atom carries positive charge and has 6 electrons. Six electrons in its valence shell. बताइए 6 इलेक्ट्रॉन से तो क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? देखिएगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर. Diamagnetic in nature. आगे लिखिएगा हाईली रिएक्टिव इन नेचर. Further you write, since it is capable of accepting electron pair, since it is capable of accepting electron pair, it acts as electrophile. ये लिख लो आप. लुईस एसिड भी बोल सकते हो आप. गाइस, इसमें एक चीज ये याद रखनी है कि जो कार्बोकैटायन है, कई बार वो तुम्हें हो सकता है कार्बोनियम आयन करके लिखा हो, कार्बोनियम आयन लिखा हो, या फिर आपको कार्बोकैटायन करके लिखा हो. दोनों का मतलब आपको एक ही तरह से डील करना है. ठीक है. इसके भी एग्जांपल्स आप सेम मैनर में लिख सकते हो. CH3 प्लस विल से मिथाइल कार्बोकैटायन. इथाइल कार्बोकैटायन. विनाइल कार्बोकैटायन. एलाइल कार्बोकैटायन. बेंजाइल कार्बोकैटायन. Copy this and then you write structure or shape.
Done? Yes, sir. Okay. Structure or shape. Can you guess the, और सब बेसिक एग्जांपल ही हर बार मैं ले रहा हूँ आप ये बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का? कोई बोलो। sp3. अरे यार तीन ही तो सिग्मा बॉन्ड है बेटा, लोन पेयर 0 है तो sp2 हुआ ना। हाँ, तो शेप क्या होगा? trigonal planar. हाँ, और जो एक ऑर्बिटल होगा वो होगा वो lone eh? empty. को कॉपी कर लो। डन? Guys, now the important part of these free radicals जो है stability. तो अब आप डालिएगा stability heading. And first we will talk about the stability of carbon ions. वही सबसे आसान है और सबसे जो controversial है, difficult है, वो है carbocations. So first we will start with carbon ions. तो लिखिएगा stability of carbon ions. कार्बो नहीं है, कार्बे. Stability of carbon ions. Guys, important thing is अगर आप रिकॉल करो तो हमने पहले भी स्टेबिलिटी का किसी के साथ रिलेशन लिखा था. कैन यू रिकॉल स्टेबिलिटी और डिस्पर्जन? मैंने बोला था कुछ भी हो, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, कुछ भी हो, उस सिस्टम का स्टेबिलिटी अगर डिसाइड करना है तो डिस्पर्जन चेक करना पड़ेगा, स्प्रेड कितना हो रहा है वो चीज. वो मेसोमेरिक इफेक्ट से हो सकता है, इसके लिए वी कैन चेक mesomeric effect, we check inductive effect, और भी आगे फैक्टर्स आएंगे, सब ये चेक करते हैं. मेनली यही दो फैक्टर्स वो करते हैं. तो जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. तो एक छोटा सा नोट इसको कॉपी करने के बाद लिखिएगा, दैट विल बी इनफ फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन. हमने बहुत सारा ऑलरेडी किया हुआ है चीजें, तो वो सब नाउ हम लोग यूज करेंगे. So copy this and write a small note.
Please write note. More the dispersion of negative charge, more the dispersion of negative charge, more is the stability of carbon ion. Because carbon ions में क्या dispersion check करोगे? Negative charge का. तो यही आपने लिखा है. More the dispersion of negative charge, more is the stability of carbon ion. And for dispersion, we can consider, factors like mesomeric effect, inductive effect, factors like mesomeric effect, inductive effect. अब आप देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, आप इसको पहले तो ट्राई करो फिर डिस्कशन कर लेते हैं. बेसिक स्टेबिलिटी. Get the answer quick. Done? Yes, sir. Guys, क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि इन विच केस रेजोनेंस इज देयर. कोई बता सकता है किस एग्जांपल में रेजोनेंस है? सर पहला वाला. फर्स्ट में. तो वो तो अपने आप ही पता चल गया कि मैक्सिमम डिस्पर्जन हो जाएगा. ठीक है. रिमेनिंग केसेस में व्हेन यू डू नॉट हैव रेजोनेंस ऑफ दैट लोन पेयर,
you have to check inductive effect. Inductive effect में the group which shows plus I effect वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, यानी डिस्पर्जन कम कर दिया, और जो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। तो बताइए जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे कि कम कर देंगे? बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। तो इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कार्बन आयन की? डिक्रीज। इंक्रीज। डिक्रीज कर जाएगी। बस दिस इज द कॉन्सेप्ट। आप एक बार इसका आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। ठीक है, ये कॉपी कर लो एंड देन यू कैन लीव।